Yes, beta. Good evening, everyone. Is my voice audible clearly? Yes, Yes, sir. Good sir. evening, sir. Very good evening, beta. Yes, beta. In the last lecture, I have started chapter number 26, Interpretation of Financial Statements. ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के अंदर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेशियोज से रिलेटेड डिस्कस किया था। तो कि हमारे रेशियोज को फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज और पोजीशन रेशियोज। और इन सब से रिलेटेड मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, मुझे इन फॉर्मूले से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, आरओई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर क्विक रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, पोजीशन रेशियोज। ये सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। मुझे बताइए, यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? गियरिंग रेशियो तक के में इज देयर एनी डाउट? No, sir. नहीं है। चलिए, तो हम इसी की बात का हम स्टार्ट करते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया है हमें। अ, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें। इसमें क्या बोला है? TJF is a national supermarket chain selling food, clothes, and household appliances with the 31st December year end. TJF क्या एक नेशनल सुपरमार्केट चेन है जो क्या करती है? फूड सेल करती है, क्लोथ सेल करती है और हाउस होल्ड अप्लायंसेस सेल करती है। उनका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। द फाइनेंस डायरेक्टर वुड लाइक द मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू प्रिपेयर some financial data and analyze to present to the board। और फाइनेंशियल जो डायरेक्टर है वो क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कुछ डाटा प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि वो अपना एनालाइज वगैरह वो चीजें कर सकें और बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट कर सकें। They have provided the management accountant with extracts from the financial statement to assist them in their analysis। उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या दिया उन्होंने? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L उन्होंने 2015 का बनाना था, लेकिन 2014 का भी दे दिया कंपैरेटिव करने के लिए। 2014 का फिगर्स दे रखा है: रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, दिस बाय दिस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फाइनेंस कॉस्ट। ये सब कुछ हमें गिवन है। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बता दिया, नॉन करंट असेट्स, और फिर करंट असेट्स में बता दिया हमें इन्वेंट्री वगैरह और टोटल करंट असेट्स बता दिए, ट्रेड पेबल्स, करंट लाइबिलिटीज वगैरह, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी वगैरह, ये सब कुछ बता दिया। 2014 का फिगर हमें दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 5.6%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 3.0%, आरओसी है 7.1%, करंट रेशियो 0.61 और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है 22 डेज। रिसेबल ये पेबल पेमेंट पीरियड दे रखा है 49 डेज और इन्वेंट्री कवरेज रेशियो दे रखा है 4.08। ये हमें क्वेश्चन का पार्ट है अभी तक। आगे क्या कहा हमें? द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आल्सो सप्लाइड the following information regarding events in the year ended 31st December 2015। ऑनलाइन फूड होम डिलीवरी इंक्रीज्ड बाय 25%। तो कि भाई हमारी ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्या हो गई है? जो घर पे हम डिलीवर करते थे वो इंक्रीज हो गया है कितने से? 25% से। द नंबर ऑफ स्टोर्स ग्रू बाय 10% इन द ईयर। और जो हमारे स्टोर्स थे वो भी 10% से इंक्रीज हो गए हैं। दिस वॉज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स से हमने उसके लिए फंड्स वगैरह लिए थे। In the year ended 31st December 2015, 40% of the customer purchased at least one clothing item during the year, whereas in the year ended 31st December 2014, only 20% of the customers did। भाई हमारे यहाँ पर जो स्टोर्स वगैरह में जो भी कस्टमर्स आते थे उनमें से कम 40% कस्टमर जो है वो कम से कम एक क्लोथ अगर वो आता है स्टोर पर तो कम से कम एक क्लोथ तो लेकर के ही जाता है। जबकि प्रीवियस ईयर में ये चीज था तो कि 20% कस्टमर कम से कम एक क्लॉथ लेकर के जाता था, बाकी कई कस्टमर तो ऐसे ही टाइम पास करके चले जाते थे। फिर आगे बोला हमें स्टॉक मार्केटिंग कैंपेन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। आपने इस बार अच्छी मार्केट कैंपेनिंग करी है।
The new standard grocery supplier code of practice came into the force to improve grocery retailers treatment of suppliers. उन्होंने हर सप्लायर्स को क्या कर दिया, एक कोड जनरेट कर दिया है ताकि उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो। आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द रेशियोज बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं एंड स्टेट वेदर इट हैज बीन इम्प्रूव्ड और डिट्रॉयटेड। वो इम्प्रूव हुए हैं या डिट्रॉयटेड मतलब कि वो कम हुए हैं वो बताना है। एंड प्रोवाइड वन पॉसिबल रीजन फॉर द मूवमेंट इन ईच रेशियो, और रीजन भी बताना है। आप लोगों के एग्जाम में रीजन नहीं पूछा जाता है अभी यहाँ पर एफए के अंदर, तो आपको ओनली रीजन नॉट रिक्वायर्ड, रीजन नॉट रिक्वायर्ड। आपको ओनली क्या करना है, ये सारे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, और रेशियोज कैलकुलेट करके आपको ये बताना है तो कि वो हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो चीज हमें बतानी है प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर करके। तो हम बात करें यहाँ पर, हमें 2015 के लिए डाटा कैलकुलेट करना है फॉर 2015। तो 2015 के लिए हमें डाटा कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहला पॉइंट हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो हम क्वेश्चन में देखें ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है। क्वेश्चन में 2015 का ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 1540 और रेवेन्यू दे रखा है 20510। ये दे रखा है क्या बताओ। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1540 और रेवेन्यू था हमारा 20510 इंटू 100। सॉल्व करें भाई, 1540 डिवाइडेड बाय 20510 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हो जाएगा 7.508%। हम अगर प्रीवियस ईयर का अगर देखें तो प्रीवियस ईयर में हमारा जीपी रेशियो था कितना, 5.6%, और इस ईयर में कितना हो गया 7.508। तो रेशियो हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बाद में फिर हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर मार्जिन, ना बोलिए। सर ये रेशियो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। करो, बहुत अच्छी बात है, करो कैलकुलेट बेटा। सेकंड पॉइंट हमें निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना बैठेगा इसमें, ये फिगर्स आपको गिवन है। कैलकुलेट करें बेटा सभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिवन है और रेवेन्यू भी गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई करके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इंटू 100 कितना आ रहा है बेटा, सर 3.16। 3.16। करेक्ट, करेक्ट है भाई। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमारा, मैं लिखता भी चलता हूँ साथ में ताकि फिर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था कितना, 650। तो ये 650 अपॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू आ रहा था हमारा 20510 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा फिगर आ रहा था 3.16%। ये आ रहा है सबका बेटा, 3.16%।
16%। और पहले के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो था पहले 3.0% और अब हो गया 3.16%। तो ये रेशियो भी मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अब हमें और कौन सा कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, सर PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। करो देखिए कितना आएगा, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। हाँ बेटा कितना आ रहा है, सर 7.883। 7.83। चेक करते हैं एक बार। हमारा सबसे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है हमें 650। तो हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और जिसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं, हम लाइबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं और असेट साइड से भी। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा है कितना, 650। और कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास लाइबिलिटी साइड से अगर हम निकालें तो इक्विटी भी दे रखा है और नॉन करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है, दोनों को ऐड कर देंगे। इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये हो जाएगा सिक्स सर फिफ्टी 8300। हाँ, थ्री इक्विटी है 5050 प्लस ये 3250 इंटू 100। फाइनल आंसर बताओ आप कितना बैठ रहा है, 650 अपॉन 8300 इंटू 100, 7.83। यही आ रहा है, यस सर 7.83। 7.83%। ये मेरा थर्ड पॉइंट आ गया। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा है करंट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज वाले फॉर्म, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और अब इसमें देखें भी, करंट एसेट्स हमें दे रखी है डायरेक्टली, टोटल करंट एसेट्स से कितनी हमारी 1570। और करंट लाइबिलिटीज भी दे रखी है बेटा हमें, टोटल करंट लाइबिलिटीज कितनी है 2920। क्लियर, यस सर। डिवाइड करके निकल जाएगा हमारा 1570 अपॉन 2920। तो 1570 डिवाइडेड बाय 2920।
0.53, 0.537, तो 0.54:1। क्लियर है फोर्थ पॉइंट? यस सर, क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट फिर हमें निकालना है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ा था बेटा? सर आई थिंक इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। यस सर, 365। इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। और इन्वेंट्री अगर हम देखें तो इन्वेंट्री हमें दे रखा है बेटा 850। इन्वेंट्री हमें दे रखा है 850 और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें ऊपर दे रखा है क्या, 18970 दिया हुआ है बेटा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। 16.35। 16.35 बिल्कुल। इन्वेंट्री आ जाएगा 850 अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा आ रहा था 18970 इंटू 365। 16 पॉइंट कितना आ रहा है, तो 16.35। 335। तो इसको अपन राउंड ऑफ में 16 डेज बोलेंगे, 16 डेज। नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, सिक्स पॉइंट पेबल पेमेंट पीरियड। तो सिक्स पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है पेबल पेमेंट पीरियड। और पेबल पेमेंट पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपन ने? सर ट्रेड पेबल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेड पेबल इनटू 365। अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 365। और ट्रेड पेबल्स हम अगर क्वेश्चन में देखें तो वो हमें दे रखा है 2100। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड पेबल्स दे दिया 2100, कॉस्ट ऑफ सेल्स वही 18970 इंटू 365। 2100 अपॉन 18970 इंटू तो 365। 40.40। 40.40 डेज। तो इसको राउंड ऑफ में हुए 40 डेज। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारा 7 पॉइंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो 7 पॉइंट हम निकाले यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा? सर पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट चार्ज। अपॉन इंटरेस्ट चार्ज। तो हम बात करें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा था हमें 650, और फाइनेंस कॉस्ट हमें दे रखा था कितना, 200। ये दे रखा है बेटा। तो 650 यस अपॉन इंटरेस्ट चार्ज 200 कितना हो जाएगा, 3.25 टाइम्स। ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट हो गया। यहां तक का पॉइंट क्लियर? ये 7 पॉइंट्स। इसी के यस सर, क्लियर। उन्होंने explain why it should not be relevant to calculate receivables collection period in this example.
इस एग्जाम्पल के अंदर रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा क्यों? तो भाई कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड is not so relevant because, अब क्या रीजन है अपन चेक करें भी। देखें यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर उन्होंने सेल कराया और सेल के अंदर कुछ बता रखा है क्या? हम्म, एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनलाइन फूड होम डिलीवरी इंक्रीज हो गई है 25% से। फिर प्लस उसके अलावा तो होमलाइन फूड होम डिलीवरी इंक्रीज होगी तो पेमेंट क्या होगा? क्या उधार में रहेगा क्या बेटा? वहां पर काम कैश में होगा नहीं होगा? अगर आप ऑनलाइन फूड होम डिलीवरी इंक्रीज हो रही है तो वहां पर आपका काम जो है वो कैश में होगा क्या? मतलब कि पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो बिजनेस है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सुपर मार्केट चेन है। और सुपर मार्केट चेन है तो वो जनरली वहां पर तो क्या होता है, आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर पेमेंट कैश में करना होता है नहीं करना होता है? वहां पर उधार का यस सिस्टम। सर। तो इसलिए रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड का हमारा यहाँ पर ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो रीजन, बिकॉज these items are sold in supermarket chain and in this time of business majority of sales made in cash. There will be a few chance of credit sales. So amount of receivables will also be very लिमिटेड। तो वो रिसीवेबल्स का अमाउंट भी क्या रहेगा? बहुत लिमिटेड रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड नहीं निकाला है। ड्यू टू दिस रीजन रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड नॉट कैलकुलेट। आगे बस समझ में? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड क्यों नहीं कैलकुलेट करा है? क्योंकि ये सारा काम किस में करते हैं आप? स्टोर सुपरमार्केट चेन में। और सुपरमार्केट चेन में जनरली हम देखते हैं तो हम वहां पर सारा काम किस में होता है? कैश में होता है। अगर कैश में होगा तो उधार का काम ही नहीं रहेगा, उधार में काम नहीं रहेगा तो आपके डेटर्स वगैरह का अमाउंट भी बहुत ना के बराबर रहेगा। तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। फिर मैंने इसमें बता दिया आपको रीजंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस इंक्रीज डिक्रीज बताना है। लाइक फर्स्ट पॉइंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का इंक्रीज हो गया, सेकंड पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है, थर्ड पॉइंट में आरओसी हम देखें पुराना कितना है। तो पुराना आरओसी था 7.1% और अब हो गया 7.83। तो ये भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। फिर फोर्थ पॉइंट आया था हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो का हम देखें पहले था कितना? 0.61, तो अब कितना हो गया? 0.54:1। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया है। फिर आगे हम बात करें
इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पहले था हमारा 22 डेज, अब रह गया 16 डेज, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, अ, कम हो रहा है, तो मतलब कि अच्छा माना जाएगा। इन्वेंट्री आपका अगर कम हो रहा है होल्डिंग पीरियड, तो ये इम्प्रूव माना जाएगा। भाई आपका इन्वेंट्री रोटेशन ज्यादा घूम रहा है। पेबल्स पेमेंट पीरियड पहले हम देखें तो कितना था, 49 डेज, और अब हो गया 40 डेज, तो क्रेडिटर्स को हम 40 डेज के अंदर ही पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। या हम इसको भी बोल सकते हैं, आप यूं अगर लिखो तो रिड्यूस हो गया, अगर इनकी डिक्रीज का लिखो तो। एंड फिर दिया इसके बाद में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पहले का हम देखें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना था, 4.08, अब रहेगा 3.25 टाइम्स, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। यस सर। चलिए, इसी के बाद में लिमिटेशंस बता दी हैं। थ्योरी पार्ट है तो एक बार रीड आउट कर लेना। इसका एक एक्टिविटी नंबर 3 हम देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर। ये हमें रेशियोज गिवन है, वर्किंग कैपिटल रेशियोज। प्रेस्टी हैज द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल रेशियोज 2011 और 2012 के आपको रेशियोज दे रखे हैं। क्विक रेशियो दे दिया 0.9 और 1.1। 11 और 12 का डाटा दे रखा है। रिसीवेबल डेज आपके हैं 75 डेज थे पहले, डेटर से आपको कलेक्शन होता था 75 डेज में, अब आपको कलेक्शन हो रहा है 65 डेज के अंदर। पेबल्स का जहां आप पहले 45 डेज के अंदर पेमेंट कर देते थे, अब आप 50 डेज के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। और इन्वेंट्री का रोटेशन जो था, पहले आपका 41 डेज का रोटेशन था, अब आपका 36 डेज का रोटेशन है। आपसे क्वेश्चन पुटअप क्या किया है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम अगर देखें बेटा तो 2011 के कंपैरिजन में मेरा जो है पोजीशन क्या हो रही है, अच्छी हो रही है बुरी हो रही है। आप क्विक रेशियो देखें तो इम्प्रूव हो रहा है, अच्छी चीज है। रिसीवेबल डेज आपके 75 डेज की जगह 60 डेज हो रहे हैं, ये भी इम्प्रूव हो रहा है, मतलब कि पेबल डेज, पेबल्स को आप 45 डेज की जगह 50, तो ये भी आपके लिए इम्प्रूव हो रहा है। आपको क्रेडिटर्स को लेट पेमेंट करने का टाइम मिल रहा है। इन्वेंट्री आपका जल्दी जल्दी रोटेशन घूम रहा है, तो ये भी आपको इम्प्रूव कर रहा है। मतलब कि आपकी पोजीशन क्या होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट बोला है प्रेस्टली क्रेडिट कंट्रोल हैज वर्सन, खराब हो गया है, नहीं सर, खराब तो इन्हों हुआ है सर। प्रेस्टी इन्वेंट्री इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, बहुत ऑब्सोलेंस के रिस्क पर है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्सोलेंस मतलब खराब होना या खत्म हो जाना। एंड प्रेस्टली इज पेइंग इट सप्लायर्स मोर क्विकली इन 2012 देन 2011, वो जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, जल्दी कहाँ कर रहे हैं, सब तो और लेट पेमेंट कर रहे हैं। 45 डेज की जगह कितने डेज में आप पेमेंट करें, 50 डेज में। एंड फोर्थ पॉइंट दिया, प्रेस्टली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी हैव इम्प्रूव्ड इन 2012। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लिक्विडिटी इंप्रूव हो गया है, बिल्कुल हो गया है सर, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर। यस सर। लास्ट एक्टिविटी नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कहा है हमें, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स आर फ्रॉम मियास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन नोट्स टैक्स दे दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, 10% लोन नोट्स, ये सब कुछ फिगर्स आपको गिवन है। आपसे पूछा है व्हाट इज मायास आरओसी, आरओसी हमें निकालना है, तो आरओसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा। सर ये मैं कैलकुलेट करूँ? करो बेटा, कैलकुलेट करो, वेरी गुड। दीदी कैसे लग रही है बेटा।
एक मिनट बस। सर 22%। 22%, 100% करेक्ट। 22%। भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन है 21230 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इन सब का एड ऑन कर देंगे हम, क्योंकि ये तीनों पार्ट क्या हो गए? इक्विटी है हमारा, और इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये टोटल हो गया कितना? 96,500 इंटू 100। 21230 divided by 96,500 into 100, that will be 22%। आगे समझ में यहाँ तक का? यस सर। ये आपका चैप्टर नंबर 26 कंप्लीट हो गया है। इसको कंप्लीट करें। इसमें जो रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन है वो पढ़ लेना, एक बार आ जाएगा समझ में, थ्योरी पार्ट है। जिसमें आपका चैप्टर नंबर 26 कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को कंप्लीट करें, बाकी का हमारा जो दो तीन चैप्टर्स और बाकी रह गए हैं वो हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। कल मेरी क्लास नहीं है, नेक्स्ट में मंडे को कवर करना स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है? ओके सर। सर आप मंडे को कौन सा चैप्टर करवाओगे? मंडे को अब बेटा इसमें जो बीच के हमारे चैप्टर्स रिमेनिंग रह गए हैं ना, वो ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल वाला छोटे छोटे चैप्टर है, वो कवर कराना स्टार्ट करूंगा। जो बीच बीच के चैप्टर्स छूट रहे हैं, एक तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, और भी हैं बीच के एक दो चैप्टर्स वो। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल वाला चैप्टर ले लेंगे। ओके सर। ओके।